नमस्कार। इस लेक्चर में हम संधारित्र और धातरा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संधारित्र क्या होता है और धारिता को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उनके बीच में कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा संधारित्र है वो एक दो चालकों का एक निकाय होता है। जैसे आप मान लीजिए ये चालक एक है और एक हमारा दूसरा चालक यहाँ चालक दो है, राइट। और ये दोनों निकाय इस प्रकार होते हैं कि जो एक बहुत ही छोटी दूरी से सेपरेटेड होते हैं और इनका एक डायमेंशन होता है जिसके बीच में कोई मीडियम हमारा निर्वात भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है और कोई डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ भी हो सकता है। और इनके जो चार्ज होता है इन चालकों पर, मान लीजिए Q1 Q2 है, मतलब सामान्यतः इससे जो चार्ज होता है Q और माइनस Q होता है, अगर आप सही बात करें। और जो टोटल चार्ज होता है, टोटल आवेश होता है इस निकाय का, वो टोटल शून्य होता है। बट इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक प्लेट पे जो चार्ज होगा उतना ही उसके अपोजिट प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज इस ऐसे निकाय का शून्य होता है। और जैसे ही हम इनके बीच पे जो आवेश है इसको अगर हम दूना कर दें तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा, वो भी क्या होता है, वो डबल हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो एक जो चालक एक है और ये चालक टू है, अगर इसका विभव V1 और चालक टू पे विभव V2 है, तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा उसे हम V1 V2 से लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एकांक जो परीक्षण आवेश है, धनात्मक परीक्षण आवेश है, अगर V2 से V1 पर ले जाएं तो जो उस पर कार्य किया जाएगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होगा, अर्थात उसके चार्ज के समानुपाती होगा। तो जो वोल्टेज होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में, जो दोनों चालकों के बीच में, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा जो चार्ज होगा उसके एक प्लेट पर, राइट। क्योंकि उसी पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच है, जो विद्युत क्षेत्र है उस पर काम करता है। तो इसे हम एक स्थिरांक से एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CQ लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप लिख सकते हैं जो C है उसको हम लिख सकते हैं Q/V। तो Q/V हमारा, तो जो हमारा Q/V है यहाँ पे, जो इसे जो C=Q/V है, जो कांस्टेंट है, वो एक स्थिरांक होता है। और इसे हम उस चालक का जो हम धारिता बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, धारिता, जिसे इंग्लिश में हम कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, राइट। और ये क्या होता है, ये क्योंकि ये Q/V कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये हमारा जो चालक है उसके साइज, आकार पे डिपेंड करता है। जो परावैद्युत है, परावैद्युत के जो गुण हैं उन पे डिपेंड करता है। और जो प्लेटों के चालकों के बीच की जो दूरी है, जो चालक दो जिनके बीच में चालकों के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हम आगे देखेंगे जब हम इसके बारे में कैलकुलेट करना सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के चालकों के काम निकाय के लिए हम कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट प्रमुख बात यह है कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हमारा C, वो हमको जो एक नियत होता है, जो चार्ज और जो विभवांतर है प्लेटों के बीच में, उसके रेशियो से दिया जाता है। और यहाँ पे इसका एक सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं कि अगर कोई संधारित्र है जिसकी धारिता अधिक है ना, बहुत बड़ा C है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए चार्ज के लिए जो हमारा जो आवेश है उसको हम स्टोर कर सकते हैं ऐसे संधारित्र में, और बहुत लो पोटेंशियल पे। इसका एक अपना फिजिकल महत्व होता है कि जो हम जो बहुत कम विभवांतर पे अधिक आवेश को स्टोर करने का। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे अगर हमारा जो प्लेट है उसके बीच में अगर हमारा चार्ज अगर डबल कर दें तो उनके बीच का जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा डबल हो जाएगा। तो हमारा एक कोई भी परावैद्युत कोई भी पदार्थ है, तो जिसका एक सामर्थ्य होता है, जिसे हम बोलते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य, जिससे अधिकतम जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है और उसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है, भंजन नहीं होता है,
जिससे अगर ब्रेकडाउन इफेक्ट नहीं होता। ब्रेकडाउन का मतलब ये हुआ कि जो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे क्रिएट होगा तो इनके जो आयन हो एयर होंगे, राइट, तो उनके जो मालिक्यूल होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे, आयंस के फॉर्म में होंगे, और वो फिर क्या होगा, जो ये चार्ज है उसको कंपनसेट कर देंगे। कंपनसेट का मतलब जब प्लस से जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन को जो होल्स मिलेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो इसका टोटल चार्ज स्टोर्ड है वो क्या होगा, इफेक्टिवली कम हो जाएगा। तो इससे दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो जो कैपेसिटेंस है वो लीक हो जाता है, इसका दूसरे वर्डों में आप बोल सकते हैं, या उनका क्षय हो जाता है। जो धारिता है, धारिता का क्षय हो जाता है अगर हमारा ब्रेकडाउन होता है। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के आर्डर का होता है। तो हमारा जो वायु में, तो हमारा ये जो हमारा स्पार्क क्रिएट होते हैं, जो आयनीकरण होता है हमारा, और उसकी वजह से हमारा लीकेज क्रिएट होगा। तो इसका मतलब अगर कोई कैपेसिटर है जिनके बीच में जो कंडक्टर है उनके बीच की अगर दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो 3 × 10⁴ वोल्ट के आर्डर का होगा। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा जो कैपेसिटर होगा उसमें क्षय हो सकता है अगर इनके बीच का पोटेंशियल इससे या इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक लिमिट है, राइट, कि अगर जो Q = CV है, तो एक गिवन वोल्टेज से ज़्यादा होने पे जो आपका कैपेसिटेंस है वो लीकी होगा, वो कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा जो गिवन कैपेसिटेंस तो हमारा कांस्टेंट Q/V है, तो जो Q होगा इफेक्टिवली कम होगा, तो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो लीक होता है, राइट। तो लीक होने का मतलब उसका धारिता का क्षय होता है। और जो तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ना हर कैपेसिटर का एक अपनी सीमा है, और वो उसके जो जो परावैद्युत पदार्थ है उसके परावैद्युत सामर्थ्य पे निर्भर करता है। जहाँ पे जो हमारा थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका थ्रेशोल्ड से नीचे होना चाहिए, ऐसा हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुआ कि जैसे SI यूनिट होता है, जो इसका जो हमारा कैपेसिटर होता है, जो धारिता का जो SI यूनिट है, वो हमारा क्या होता है, 1 फैराड लिखते हैं। 1 फैराड मतलब 1 वोल्ट, 1 फैराड मतलब 1 कूलाम पर वोल्ट, राइट। तो इसे कूलाम प्रति वोल्ट यूनिट भी लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था, जैसे कूलाम बहुत ही बड़ा, एक कूलाम बहुत ही बड़ा यूनिट होता है, और माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम्स और पिको कूलाम्स के आर्डर्स के हम यूज करते हैं। इसी प्रकार 1 फैराड भी बहुत बड़ा धारिता की वैल्यू है, और जनरली इसे हम माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइक्रो फैराड मतलब 10⁻6 फैराड, पिको फैराड 10⁻12 फैराड, नैनो फैराड 10⁻9 फैराड, राइट। तो ये अब हम आगे अपने लेक्चर में देखेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डायमेंशन और परावैद्युत पदार्थ पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एक फैराड का मतलब हुआ, और क्यों हम नैनो और पिको फैराड की जनरली बात करते हैं। तो इन समरी हमने क्या देखा कि जो धारिता होता है, C होता है, वो हमारा जो चार्ज और एक चालक पे और उसके बीच का जो 2 चालकों के बीच में जो विभवांतर है, और उनके रेशियो पे डिपेंड होता है। और एक नियत होता है, जो कैपेसिटर है, जो धारिता है, वो जो चार्ज और वोल्टेज के पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि जो हमारा जो कंडक्टर है उसके साइज पे, परावैद्युत पदार्थ पे और बाकी सारा पैरामीटर पे डिपेंड करती है, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। और हमने देखा कि जो SI यूनिट है, इसका जो कैपेसिटेंस धारिता का वो फैराड है, और जनरली फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, और इसे हम पिको फैराड या नैनो फैराड या माइक्रो फैराड में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा सिंबल है, मान लीजिए जो एक हमारा जो धारिता है, स्थिर धारिता है, मतलब वेरिएबल नहीं है, नियत है। तो नियत धारिता के लिए जो सिंबल होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। और जो हमारा जो वेरिएबल है, जो परिवर्ती धारिता है, उसके लिए जो हमारा सिंबल यूज होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे एक वेरिएबल सिंबल लग जाता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा सिंबल के संबंध में। तो ये तो रहा हमारा कैपेसिटेंस की कुछ जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, और
हमारा कैसे हमारा जो पैरावैद्युत सामर्थ्य पे इसकी डिपेंडेंसी होती है, जिसे हम और फर्दर आगे अपने अगले लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रहा हमारा कंप्लीट धारिता और संधारित्र के बीच में कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड। अब हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंडीशन जहाँ पे समानांतर पट्टिका संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी इन पे डिपेंडेंसी क्या है। तो चलिए आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।